सेक्शन 420 आईपीसी होता क्या है? अब ज्यादातर लोग चीटिंग को और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को ज्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं पाते बट लेकिन अगर कोई किसी के साथ कैश में डील करता है कि सीधा कोई कंप्लेंट लेकर गया और एफआईआर लॉन्च हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी। तो अगर किसी के ऊपर जैसे 420 का केस हो गया, सपोज करो किसी ने कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में जाके, तो पुलिस उसी टाइम एफआईआर लॉन्च करती है या फिर दूसरे बंदे को पहले बुलाएगी, बात करेगी, सब समझेगी और उसके बाद वो एफआईआर लॉन्च होगी? चीटिंग में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 7 years। एक बंदे के ऊपर एफआईआर होगी, उन्होंने सारी धाराएं लगा दी, तो ये हट भी जाती है कोर्ट में जाके। तो पुलिस आपको मैंडेट वे से आपको नोटिस देगी ही। अच्छा, सीधा घर आके अरेस्ट नहीं कर सकती आपको? ऐसे अरेस्ट नहीं पहले करेंगे। नोटिस ही आएगा और कि आप अरेस्ट पुलिस कर स्टेशन भी लेते कई बार अरेस्ट कर भी ले तो उनको स्ट्रॉन्ग रीजन डालना पड़ेगा कि क्यों, ऐसा कौन सा ग्राउंड था कि आपने सीधा अरेस्ट कर लिया, आपने नोटिस नहीं दिया। तो वैसे नॉर्मली एक 420 के केस में बंदे को कितना टाइम लग जाता है बाहर निकलने में? अगर वो अलग अलग है, अलग अलग तरह से बोलकर चीटिंग एक ही आदमी ने की है कि महाठग बन गया वो आदमी, Right. तो उन केसों को कंपाइल नहीं किया जाएगा। हर रोज हम न्यूज में फ्रॉड, चीटिंग और सेक्शन 420 जैसे शब्द सुनते हैं, लेकिन असल में सेक्शन 420 होता क्या है? कब एक सिंपल पैसे का डिस्प्यूट क्रिमिनल केस बन जाता है और कब लोग बिना समझे बूझे इस कानून का यूज या मिसयूज कर देते हैं? नमस्कार, मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द माइक विद कैश, जहां हम सरफेस के नीचे छुपे सच को समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चीटिंग, फ्रॉड और सेक्शन 420 के पूरे लीगल सच पर। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक ऐसी कॉन्वर्जेशन जो शायद आपको कानून को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो वेलकम वीरेंद्र वर्मा जी टू आवर चैनल। वीरेंद्र वर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से बुलाया चैनल पर बोलने के लिए, एजुकेट करने के लिए उन सभी लोगों को जो जानना चाहते हैं देश के कानून के बारे में कुछ, क्योंकि कोई कभी भी फंस सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का नाम कभी भी आ सकता है किसी भी केस में, चाहे वो डेलिबरेटली हो या फिर अननोइंगली हो, पर नाम आ जाता है अक्सर। फिर आपको कोर्ट कचहरी के या फिर पुलिस स्टेशन के धक्के खाने से अच्छा है कि पहले आप अपने आप को एजुकेट कर लें। तो आज मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ सेक्शन 420 आईपीसी होता क्या है? देखिए, 420 आईपीसी तो अब खैर पुराना हो गया, पर अब तो बीएनएस का नया कानून आ गया 318 सब सेक्शन 4, जिसके अंदर की चीटिंग को बताया गया है। चीटिंग, अब ज़्यादातर लोग चीटिंग को और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं पाते हैं। जब खुद पुलिस भी जब एफआईआर किसी की लॉन्च करती है तो 406 और 420 एक साथ लगाती है, जबकि एक साथ नहीं आ सकती है दोनों चीज़ें। 406 क्या है? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को कुछ आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए आपसे मैंने कुछ पैसा लिया, आप और मैं फ्रेंड्स हैं, हम दोनों ने पैसा एक दूसरे का लेन देन किया, कुछ वक्त के बाद पैसा आया भी गया भी, बट एक वक्त के बाद एक एंट्री रुक गई, अब मैं उस पैसे को नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हो सकता है, चीटिंग नहीं हो सकता। चीटिंग क्या है कि मान लीजिए कि कोई मैंने कैमरा कुछ खरीदना है मुझे कहीं से भी, मैंने कैमरे का ऑर्डर किया, आप बोल रहे हो कैमरे सप्लायर हूँ, आपने पैसा ले लिया और डम्मी भेज दिया, भेजी ही नहीं, तो ये आपने चीटिंग कर लिया मेरे साथ। बट लेकिन अगर कोई किसी के साथ कैश में डील करता है, हाँ, सपोजिंग किसी ने दोस्ती यारी में बात कैश की नहीं है, कैश में पैसा ले लिया, बात है कॉज ऑफ एक्शन की, बात ये कैश की नहीं है। बात ये है कि मान लीजिए कि मैं कैश में ही सही, मैं एक प्रॉपर्टी आपसे खरीद रहा हूँ, आपने बोला कि ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का वैसे तो अपने देश का कानून बोलता है कि 10% मिनिमम आपको टोकन अमाउंट देना चाहिए। अगर अमाउंट है 1 करोड़, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख, मैंने बयाना कैश में दिया, बट वो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये वैलिड माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तब वैलिड माना तब वैलिड माना नहीं है जाएगा। तो फिर कैश दे दिया तो कैश को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, जस्टिफाई करना पड़ेगा, और वो फिर आप cash के पेमेंट ऊपर लेने के लिए फिर आप सिविल रेमेडी से चक्कर काटते रहो, सिविल रिकवरी में जाओ या फिर ऑर्डर 37 में जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है, सालों साल आपको लग जाएंगे। तो अगर किसी के ऊपर जैसे 420 का केस हो गया, सपोज करो किसी ने कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में जाके, तो पुलिस उसी टाइम एफआईआर लॉन्च करती है या फिर दूसरे बंदे को पहले बुलाएगी, बात करेगी, सब समझेगी और उसके बाद वो एफआईआर लॉन्च होगी? देखो, ऐसा नहीं होता कि 420 में खास करके कि सीधा कोई कंप्लेंट लेकर गया और एफआईआर लॉन्च हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी, बहुत कम होता है। अगर किसी की पुलिस में अच्छी साठगांठ है, अगर मेरा कोई पुलिस में साठगांठ है, एसएचओ ही मेरा है, तो मैं तो फोन पे भी एफआईआर लॉन्च करवा दूंगा। पर वैसे होती नहीं है, क्योंकि ये मामले ऐसे हैं, इसको पहले एक थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, ये केस बनता भी है कि नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं, जैसे कि रिसेंट में केस मेरे पास अभी एक था, उस केस में क्या हुआ कि एक लड़का लड़की रिलेशन में थे, लड़का लड़की रिलेशन में पैसे का लेन देन चलता रहता है, चलता रहा, वो लड़की अब्रॉड चली गई, वो लड़की बाहर चली गई किसी भी अपनी जॉब के लिए, फिर शादी कुछ ही मान लीजिए आप उसको, वो चली गई, तो उस लड़के ने जो उसके अकाउंट में टोटल लगभग 7 लाख रुपए डाले थे, उसने 7 लाख की चीटिंग केस दर्ज करवा दिया।
अच्छा। उसने बोला कि इस लड़की ने 7 लाख रुपए मुझसे इसलिए ठगे थे कि हम एक फ्लैट ले रहे हैं जिसके अंदर की पेमेंट मैं करूंगा उसको और वो उसके नाम से ले लेगी। ऐसी उसने कोई स्टोरी बनाई और एफआईआर कराने के लिए जैसी कंप्लेंट, तो कंप्लेंट है, अभी कंप्लेंट पर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद एफआईआर लॉन्च होगी, प्रोसेस तो यही है। बट अगर उसकी सेटिंग है तो सीधा एफआईआर लॉन्च भी करवा देगा वो। पर यहीं पे साथ में प्रोविजंस अलग अलग आ जाते हैं। चीटिंग में प्रोविजंस कई हैं। प्रोविजंस क्या है कि अगर सिर्फ चीटिंग का मामला है तो चीटिंग में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 7 ईयर्स। मैं 420 की बात कर रहा हूं अभी, या 318 सबसेक्शन 4 की मैं भी बात कर रहा हूं, तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है 7 ईयर्स। और अगर 7 ईयर्स का क्लॉज आता है तो ऐसे में एक नोटिस देना मैंडेटरी है। पुलिस वाला आपको नोटिस देगा और बोलेगा आओ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। या सीआरपीसी का 91 का नोटिस भी कभी कभी देता है किसी को कि आप ये डॉक्यूमेंट सप्लाई करो। या फिर 160 का डॉक्यूमेंट, 160 का नोटिस भी आता है किसी के पास जिसमें ये बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप हमारे पास आ जाओ। अच्छा। तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके पास जो नोटिस आया वो नोटिस आया कौन सा है। ये कंसेप्ट पूरा अलग है। बहुत डिटेल में जाए नोटिस में तो भी शायद पॉडकास्ट छोटा पड़ेगा, पर 420 का जो पहला स्टेप है, डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च ऐसे नहीं होगी। आपके अकाउंट से मान लीजिए पैसा उड़ जाए, आपके जूते घिस जाएंगे, बट आप एफआईआर लॉन्च नहीं करा पाओगे। बेहतर तरीका यह है कि जो ई एफआईआर का जो ऑप्शन है ऑनलाइन एफआईआर का, ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी आप डाल दो, उस पर एक्शन जरूर होगा। ठीक है। आप जैसे सपोज करो, एक मैंने सुना है कि इसके साथ 120B भी लग जाती है। हाँ, तो वो क्या होती है 120B? देखो 120B का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी। किसी एक को ठगने के लिए 4-5 लोगों की टीम है और सबने कॉन्स्पिरेसी करके एक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उनकी थी ही नहीं, तो शायद प्लानिंग भी कहते हैं। प्लानिंग, एग्जैक्टली, प्रॉपर्टी उसकी थी ही नहीं, उसने उस प्रॉपर्टी को अपना बोलकर बेच दिया। सबको नॉलेज थी, तो यहां पर 420 तो लगेगी, साथ में साथ यहां पर 120B भी लगेगी। ये आईपीसी के सेक्शन है वही। अभी ये नया सेक्शन में सेक्शन 61 का 2 बन चुका है अभी ये जो नया सेक्शन है। तो यहाँ पे जो एफआईआर लॉन्च होगी चीटिंग में वो 318 सबसेक्शन 4 और 61 का सबसेक्शन 2 जो यहाँ पे अभी केस दर्ज होगा। पर चीटिंग के आप मामले देखोगे प्रॉपर्टी जैसे मामलों में, या कोई भी ऐसा कोई सिनेरियो बना हो जहां पर की चीटिंग तो हुई पर कोई चीज सेल परचेज की जा रही थी, तो वहां डॉक्यूमेंट्स का भी काम होता है। तो डॉक्यूमेंट्स का मतलब फॉर्जरी, 468 और साथ में 471 तो कॉम्प्लीमेंट्री लगाई देती है पुलिस। और इसमें न्यू सेक्शन में आप 338, 336 देखोगे इसके अंदर, या 340 देखोगे, जो नए सेक्शंस बन चुके हैं। फॉर्जरी का मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक का प्रावधान है। ओके। तो इसमें जैसे सपोज करो कि एक बंदे के ऊपर एफआईआर होगी, उन्होंने सारी धाराएं लगा दी, तो ये हट भी जाती हैं कोर्ट में जाके कि जब आपका ट्रायल चल रहा है या फिर चार्जशीट के बाद क्या होता है उसका प्रोसीजर? देखो ऐसा होता है कि पहले अगर किसी के ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है ना, एफआईआर लॉन्च हो गई, आप पर केस नहीं बनता, तो आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए। ओके। आप क्वेश्चन में जाइए, बताइए, चार्जशीट लगने से पहले जाओ। चार्जशीट लगने के बाद भी आप जा सकते हो। चार्जेस अगर फ्रेम हो गए तो आपके बिल्कुल रास्ते ही खत्म हो जाते हैं। हालांकि चार्जशीट लगने के बाद भी रास्ते लगभग बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, इजीली वह क्वेश नहीं करा पाओगे आप। और वैसे भी इतना आसान नहीं है किसी भी एफआईआर को क्वेश करवाना। पहला स्टेप क्वेश करवाने का, नहीं हुआ चार्जशीट लगी, प्रोटेस्ट पिटीशन आप लगाओगे। अगर प्रोटेस्ट पिटीशन में कंप्लेनेंट आप हो, प्रोटेस्ट पिटीशन आप लगा सकते हो। फिर भी नहीं हुआ, चार्जेस फ्रेम की एक स्टेज आती है। तो जब चार्जेस फ्रेम होंगे, जब चार्जशीट लगी, कॉग्निजेंस ले लिया, चार्जेस की स्टेज आ गई। चार्जेस का मतलब क्या होता है? चार्जेस का मतलब ये कि भाई पुलिस ने ये सेक्शंस में चार्जशीट फाइल कर दी, हमने कॉग्निजेंस ले लिया, इन चार्जेस में इन सेक्शंस पे आपके ऊपर केस चलेगा। तो क्या केस को आगे चलाएं? अब मान लीजिए कोई वकील खड़ा हुआ है, अब वहां पर उसने केस को देखा तो पुराने सेक्शन में क्या लिखा है, 420, 406 और साथ में और भी सेक्शन 467, 468, 471, 120B। तो वो कहता है भाई 406 और 420 एक साथ कैसे आ गया? दिल्ली रेस क्लब का एक जजमेंट था जिसमें साफ साफ बोला गया उसके अंदर कि चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो वकील साहब यहां पर इसी पर आर्गुमेंट करेंगे कि या तो आप चीटिंग में चलाओ या फिर आप इसमें आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे चलाओगे। दोनों चीज एक साथ कैसे लेके चल सकते हो? अब यहीं पर एक सेक्शन एक्स्ट्रा जुड़ गया जो कि बोलते कि सबूत मिटाने का, पर सबूत मिटाने जैसा उसमें कुछ था ही नहीं, तो वो सेक्शन हटवाया जाएगा। फॉर्जरी बोल रहे हैं पर कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे है ही नहीं, तो फॉर्जरी के सेक्शन 467, 468, 471 जैसे डॉक्यूमेंट्स के जो सेक्शन लगते हैं हटवाए जाएंगे, या नए जो सेक्शन है 336, 338 या 340 वो हटवाए जाएंगे। तो चार्जेस जब लगते हैं किसी भी कोर्ट में, बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ज्यादा क्रूशियल एक डेट होती है जिस पर आर्ग्यूमेंट करना ही चाहिए वकील साहब को। और कोई भी सेक्शन अगर नहीं लगता तो ऐसे में सीधा सीधा आप किस पे जाओगे? डिस्चार्ज करवाने के लिए।
कि भाई मेरे केस को डिस्चार्ज करो, केस वेस ये बनता नहीं है, खामा का केस आपके सामने आ गया है। और ऐसे में अगर पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर ले, फिर बोल रहा हूं आपको 420 का मामला होना चाहिए, या फिर उसके अंदर सेक्शंस देख लेना, सेक्शंस जो उसके अंदर लगे हैं उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 इयर्स तक होनी चाहिए। तो पुलिस आपको मैंडेट वे से आपको नोटिस देगी ही। अच्छा, वो सीधा घर आके अरेस्ट नहीं कर सकती आपको? ऐसे अरेस्ट नहीं करेंगे। नोटिस ही आएगा। और अरेस्ट अगर कर भी लेते हैं कई बार, अरेस्ट कर भी लें तो उनको स्ट्रॉन्ग रीजन डालना पड़ेगा कि क्यों, ऐसा कौन सा ग्राउंड था कि आपने सीधा अरेस्ट कर लिया, आपने नोटिस नहीं दिया। अरनेश कुमार का जजमेंट, सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट। सतेंद्र कुमार अंटिल में तो बहुत कुछ बातें बोली, अभी थोड़े दिन पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको नोटिस देना है, वो मैंडेटरी है। ओके। ऐसे नहीं कि अगर अच्छा वकील होगा, जैसे चार्जशीट लगती है, अगर टाइम से चार्जशीट फाइल नहीं हुई, बोलता क्या है देश का कानून कि 10 साल तक के अगर अपराध है पनिशमेंट के, तो इसमें 60 दिन में चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। पहले ये शायद 3 महीने का था, या टाइम चेंज? वही सेम मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 10 साल तक का कोई भी अगर पनिशमेंट है तो 2 महीने में चार्जशीट, 10 साल या 10 साल से ज्यादा के जो मामले बन जाते हैं उन सब में 3 महीने, उसमें 90 दिन में चार्जशीट आपको फाइल करनी होगी। पर एनडीपीएस जैसे केसेस में 6 महीने में चार्जशीट लगाई जाती है, उसको बढ़ाकर 1 साल तक किया जा सकता है। पर जब बात आती है पॉक्सो जैसे केसेस की, तो पॉक्सो जैसे केसेस में 2 महीने मतलब 60 दिन के अंदर वो चार्जशीट लगानी होती है। अगर नहीं लगी है तो 167(2) का प्रोविजन बोलता है सीआरपीसी का कि आप डिफॉल्ट बेल लगा सकते हो और मजिस्ट्रेट साहब को छोड़ना ही पड़ेगा। शेल का यूज हुआ है, यहां पर कोई बात सुनवाई नहीं होगी, चार्जशीट नहीं लगी तो आप रिलीज करो, आप खामा का जेल में नहीं रखोगे अगर टाइम एक्सटेंड हो गया। और दूसरा मेरे को जानना था, एंटीसिपेटरी बेल का क्या सीन होता है? जैसे कि अगर किसी के पास एफआईआर होगी, हाँ, तो जैसे आप कह रहे हो जो नोटिस आएगा, वो नोटिस में लिखा होगा कि एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर देखिए नोटिस में मेंशन होना चाहिए एफआईआर नंबर। हाँ, एफआईआर नंबर हो गया तो एंटीसिपेटरी बेल का क्या प्रोसीजर होता है? देखो इसमें क्या होता है ना, पहले तो उससे पहले और भी कई चीज बातें ऐसी हैं जाननी चाहिए हम लोगों को। होता क्या है कि मान लीजिए किसी के ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हो गई, अब पुलिस वाले आपको नोटिस भेज रहे हैं, अभी एफआईआर लॉन्च ही नहीं हुई, कंप्लेंट आई है, तो क्या पुलिस आपको नोटिस भेज सकती है? बिल्कुल भेजती है नोटिस। उसमें सेक्शन नहीं लिखा होता, पर उसमें यह लिखा होता कंप्लेंट अगेंस्ट यू, कंप्लेंट है और आपको यहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट कई बार बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लेके आप आ जाना। अगर एफआईआर लॉन्च हो गई है, या फिर कई बार मैंने देखा है कि सिर्फ कंप्लेंट हुई है और लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागना शुरू कर देते हैं, लोगों को पता नहीं होता। और बाद में क्या होता है कि पहले एंटीसिपेटरी बेल लगाई, बेल हो गई डिसमिस, अब सेशंस कोर्ट बेल लगाई डिसमिस, हाई कोर्ट चले गए बेल डिसमिस, किस ठीक ठाक वकील साहब के पास गए, उसने जाके देखा यार मामला चीटिंग का है, तो अभी से एंटीसिपेटरी लेके क्यों भाग रहा है, जाके ज्वाइन कर इन्वेस्टिगेशन को। फिर डायरेक्शन की डिमांड हम लोग करते हैं कि भाई आप डायरेक्शन दी जाए कि इसमें ये आदमी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता है और ये सारे उसके सबमिशंस हैं, ये सारे केस के फैक्ट्स हैं, तो उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की परमिशन मिलती है और उसके बाद वो निकल भी जाता है। एंटीसिपेटरी बेल ऐसा नहीं है कि जब भी किसी के दर्द हो तो पेन किलर वो खा ही ले, ये जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर केस दर्ज हुआ तो सबसे पहला हथियार एंटीसिपेटरी बेल। ये तो उल्टा गड्ढा खोद रहे हो, कबर खोद रहे हो अपनी आप खुद जाके। बिल्कुल, आपको सीधा एंटीसिपेटरी बेल नहीं भागना चाहिए, केस को अच्छे वकील साहब को पढ़वाइए, समझिए, उनसे रेमेडी पूछिए कि सर मेरे पास रेमेडी क्या क्या है। ओके। ये भी हो सकता है कि आपके वकील साहब आपके डायरेक्शन मांग लें। नहीं, कभी ऐसा भी कुछ सिनेरियो आते हैं आपके पास, जैसे कि किसी के पास एक पुलिस वालों ने नोटिस भेजा कि जी आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप आओ, और जब वो बंदा जाता है, लोग डरते क्यों हैं? बिल्कुल कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी, पुलिस बिठा लेगी, मारेगी पिटेगी। वो गया और जाते उसे अरेस्ट कर लिया। हाँ। तो उस केस में तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं देखो, कर बहुत कुछ सकते हैं, कर भी सकते थे और कर भी सकते हैं। होता क्या है कि पहली बात तो अगर आपको थोड़ा सा भी एप्रीहेंशन है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, मारेगी पीटेगी, तो आप अकेले करने क्या गए थे पुलिस स्टेशन में? राइट। आप किसी अच्छे वकील साहब को, कोई जानकार, कोई भी लॉयर है आपके, उन्हें साथ लेकर जाओ ना। कम से कम वो हरकतें पुलिस नहीं करेगी जो इलीगल एक्ट कहलाते हैं। ओके। जैसे बुलाती गालियां देना शुरू कर देना, थप्पड़ आपको मार देना, ऐसे सवाल पूछना जिसके जवाब देने के लिए आप बाउंड नहीं हो। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 बोलता है इसके अंदर, वो ये बोलता है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हो, आप अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं हो। जरूरी नहीं है कि पुलिस वाला जो पूछ रहा है हर बात का जवाब दिया ही जाए जो आपके ही विरुद्ध वहां पे कोर्ट में इस्तेमाल होगा। इसका फंडामेंटल राइट है आपके पास, आप जाके नॉक तो कीजिए गेट को, आपको रेमेडी मिलेगी। अपने वकील साहब के साथ में जाइए, तो वो जो सवाल जो होते हैं पुलिस के, वो कंट्रोल हो जाते हैं, कंट्रोल होते हैं, तो वो लेफ्ट राइट उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछते फिर आपसे। राइट टू नो आपके पास है, जानने का अधिकार कि मेरे अगेंस्ट केस क्या है। राइट टू नो आपके पास है कि आपने नोटिस तो भेज दिया, मुझे एफआईआर तो दो,
मुझे बताओ तो मेरा ऑफेंस क्या है, किन सेक्शंस में, राइट टू नो है आपके पास। बट पुलिस आपको कुछ नहीं बताती, क्या बोलती है, पुलिस स्टेशन सब दे देंगे। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, ऑब्वियसली ऐसे ही जो भी होता जानना चाहती है। है, ऐसा ही होता है। तो हमेशा ऐसे में अपने वकील साहब को या तो भेजो पुलिस स्टेशन या उनके साथ जाओ, अकेले जाने की गलती मत करो। ऐसे में आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बेहतर है कि आप कोई भी अपने वकील साहब जो साथ में है, बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अच्छा एक डॉक्टर, अच्छा वकील आपके साथ हो तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने सुना कि आपने अभी जैसे बोला कि चार्जशीट अगर 60 दिन में फाइल नहीं करते, तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों को उस टाइम बेल देनी पड़ जाती है कि अगर वही चार्जशीट डिफॉल्ट बिल, वही होता है डिफॉल्ट ये बिल। वो डिफॉल्ट बिल हो गई। हाँ, तो वैसे नॉर्मली 420 के केस में बंदे को कितना टाइम लग जाता है बाहर निकलने में? देखो 420 का मामला आप ये समझ लीजिए कि आपने 2200 करोड़ की स्कैम कर दिया तो भी 420 आपके ऊपर लग गई। वहीं आपने 2200 रुपए का कर दिया तो भी 420 ही लग गई। हमें इन केसेस में समझना पड़ता है सेक्शन टू सेक्शन। जैसे कि आप दवाई खाते हो ना, उसकी एमजी अलग अलग होती है, राइट। उसी तरह से यहाँ पर जो डिग्री है इन सेक्शंस की वो अलग अलग है। उस सेक्शन में कौन सा सेक्शन लगा है। अब चीटिंग की बात कर रहे हो आप, चीटिंग के इस सेक्शन के अंदर एक तो आता है कि एक एम्प्लॉयर ने चीटिंग कर दी अपने मालिक के साथ, अपनी कंपनी के साथ। एक नॉर्मल 420 वाला सेक्शन हो गया। एक सेक्शन होता है 409। 409 जब बैंकर कोई गड़बड़ कर रहा है या मल्टीपल लोगों को ठग लिया गया, 3 करोड़ से ज्यादा मामला हो गया, तो ऐसे मामले जो होते हैं वो ईओडब्ल्यू पहुंच जाते हैं। ये मामले और सीरियस है। इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग बनी हुई है, तो ये मंदिर मार्ग दिल्ली में ऑफिस है इनका, तो यहां पर जाकर मामले जब बनते हैं तो ये मामले और सीरियस बन जाते हैं। साल 6 महीने 2 साल तक जेल में बैठे रहते हो आप लोग। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और जाननी थी आपसे। जैसे मल्टीपल केसेस होते हैं, सपोज करो एक ही सिटी के अंदर आपके 30 विटनेस हैं जिन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और अलग अलग सिटीज़ में भी आपके 4-5 केस हैं, तो वो सारे केस एक जगह मर्ज हो जाते हैं क्योंकि इतनी जगह बेले लेना एक बंदे के लिए, या फिर हर जगह जाना? एक बात तो बहुत समझिए, difficult होता है। अपने देश में अगर मान लीजिए एक आदमी के ऊपर टोटल ही लगभग 90 केस दर्ज हो गए, सेम केस हमारे पास हैदराबाद का केस था मेरे पास, तो 90 केस दर्ज हो गए अलग अलग स्टेट में, तो सारे केसों को एक साथ आप लाओगे क्या बोलकर? अगर वो सेम यूज़ क्यों? सेम, अगर देखो सेम नेचर है, सेम चीजें हैं, तो उनको आप कंपाइल करा सकते हो। राइट। पर अगर वो अलग अलग है, अलग अलग तरह से बोलकर चीटिंग एक ही आदमी ने की है हाँ हाँ, कि महाठग बन गया वो आदमी, Right. तो उन केसों को कंपाइल नहीं किया जाएगा, उनको नहीं करें। मर्ज नहीं करेंगे उन केसेस को, वो अलग अलग ही चलेंगे, अलग अलग स्टेट में जाकर ही आपको केस को। एक कंपनी है, एक कंपनी में ही उनके कंपनी के ओनर्स को या एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी ने ठगी करी और अलग अलग स्टेट के लोग ठगे हो गए, और एक कंपनी एक ही है, उसका केस देख दर्ज हुआ, तो उन सभी केसेस को एक साथ लाया जा सकता है। ओके। वो कंपनी एक अलग आइडेंटिटी हो गई, तो एक साथ ला सकते हैं। इंडिविजुअल आदमी जो ठगी करी अलग अलग स्टेट में, उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें लाना मुश्किल हो जाएगा, मैंने ये वर्ड यूज किया, हाँ जी। मैंने ये नहीं बोला नहीं ला सकते। मैं नहीं वाला वर्ड कभी बोलता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलता नहीं वाला वर्ड में। कोई इंसान ये बोलता है कि भाई एक आदमी है, उस आदमी ने 1000 करोड़ की चीटिंग कर ली, राइट। एक इंसान ने सोचेगा चार्जशीट लगने तक बेल नहीं होगी इसकी। हाँ। कहाँ लिखा है ये शब्द? उस इंसान की बेल एक दिन में हो सकती है अगर सही ग्राउंड हो। एक आदमी ने टोटल जिनका ज्यादा फ्रॉड होता है, जितने एग्जैक्टली amount को उनकी ज्यादा सोचते जल्दी हैं हो लोग, जाती ऐसा लोग ऐसा सोचते है। हाँ हैं। जी। अब कोई इंसान चीटिंग करता है 20,000 रुपए की, बंदा कहता है बेल हो जाएगी 3 दिन बाद, उसकी बेल 1 साल तक नहीं हो रही। राइट। देखना पड़ता है केस के अंदर क्या ग्राउंड ले रहे हैं आपके वकील साहब, किस ग्राउंड पे जाकर बहस करने वाले हैं, क्या ग्राउंड है आपके पास। ग्राउंड के आधार पर बेल होती है। आप ये मत देखो अमाउंट कितना था। कई बार लोग कॉल करते हैं, कई बार वो कहते हैं चीटिंग का टोटल अमाउंट ही 25,000 था, तो मैंने किसी वकील साहब से बात करी, वकील साहब ने बोला मैं 60-70 हज़ार रुपये लूंगा बेल कराने के, तो मैं कहा 25,000 केस ही है, तो करना क्या, पुलिस का 1 नोटिस 2 नोटिस आया, मैं कोई गया नहीं, तो मैं कहा 25,000 मैं पे कर दूंगा उसको। क्या सर मैंने पे भी कर दिए, मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी तरीके से, पुलिस आई, उसने उठाया और जेल भेज दिया। अच्छा। कह सर मैं बोलता ही रह गया, 4 महीने बाद बेल हुई है मेरी। तो 4 महीने के बाद बेल हुई 25,000 रुपए का, तुमने अमाउंट को देखकर केस को छोटा समझ लिया। राइट। आप अमाउंट को देखकर केस को छोटा मत समझो, केस की ग्रेविटी वही है। आप अरेस्ट हो सकते हो, कोई नहीं सुनेगा इस बात को 20,000 तेरे अकाउंट में आए थे। एक आजकल तो स्कैमर्स ऐसे से बैठे हुए हैं जो कि स्कैम कितना करते हैं, 10-20 करोड़ का। मैं उसी पे आने लगा था। जैसे आजकल ये जो ऑनलाइन फ्रॉड बिल्कुल। है, उसमें जैसे लोग फोन कर देते हैं, या फिर उन्होंने आपकी कोई वीडियो बना दी, आजकल एआई चल रहा है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करने लग गया। उस टाइम बंदे को समझ नहीं आता, अब वो ऑनलाइन पैसे मंगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं।
अब मेरे हिसाब से 100 में से कोई 1% बंदा होगा जो जो कंप्लेंट नहीं जाता करता होगा, होगा बिल्कुल ठीक है। कि भाई मेरे तो पीछे कोई नहीं है, हाँ हाँ। मैं तो जाके ये कंप्लेंट कर दूँ। हम्म उसने कर दी और तब वो बंदा पकड़ा गया, हम्म। तो उस पे कौन सी धाराएं लगती हैं? देखो ऑनलाइन धाराएं सेम होंगी, आप Same समझो। अगर ऑनलाइन ठगी हो रही है तो यहाँ पर आईटी एक्ट आ जाता है, अच्छा 66D सेक्शन यहाँ पे इन्वोक हो जाता है। और जो सेक्शन 420 वाला 318 वाला सेक्शन लगता ही है, वो 120 भी है, 61 सेक्शन भी लग जाता है। राइट अगर फॉर्ज अकाउंट था तो यहाँ पर 467-68 भी लग जाएगा, या फिर 336 338 लग जाएगा। तो डिपेंड करता है किस तरह से चीटिंग की गई, राइट उसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया, अंजाम तक कैसे पहुंचाया। अब दोस्तों बात में बात क्या होता है इसके अंदर, मैंने बहुत बार देखा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, मान लीजिए एक बंदा बोलता है कि यार मेरे अकाउंट में टोटल 10,000 रुपये आए हैं और पुलिस नोटिस भेज रही है, मैं उड़ीसा रहता हूं, मैं दिल्ली आने जाने में 25,000 खर्च कर दूंगा, ऑब्वियसली तो दिल्ली क्यों हूं मैं, और वो नोटिस का अवेल ना कर रहा है, पुलिस उठा के जेल भेज देगी उसे। अब एक आदमी बोलता है कि भाई छोटा हो या बड़ा हो, मैंने बोला क्राइम क्राइम होता है, किस सेक्शन के अंदर आपका वो केस दर्ज हुआ आपको ये समझना पड़ेगा। अभी रिसेंट में हमारा क्लाइंट था, उसको हम आगरा लेकर गए थे ज्वाइन कराना इन्वेस्टिगेशन, तो मामला इतना बड़ा नहीं था, बट जो क्रोनोलॉजी दिख रही थी उसके अंदर, उसमें उसका डायरेक्ट नाम था। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई तो उसको अरेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है पुलिस वाले को, राइट उसको वहां छोड़ दिया। उसने मुझे बताया नहीं था उस पर 2 केस पहले से नोटिस आ रखे थे दूसरे स्टेट के। अच्छा उसने आकर किसी ने गलत एडवाइस की और उसने जाकर वहां बैंगलोर में जाके एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, बेल डिसमिस हो गई। अब आगरा वालों ने दोबारा उसको बुलाया, अब ना वो आगरा जा पा रहा है ना बैंगलोर जा सकता है, और थर्ड केस में भी वो अरेस्ट होगा। अच्छा तो होता क्या कि मान लीजिए एक आदमी घूम रहा है, एक आदमी गया और उसने 2 आदमी चल रहे हैं, एक आदमी चल जाते उसके पैर में कांच लग गया, बहुत सारा ब्लड आ गया, वो गया यार ये चोट लगी मेरे, अपना ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर पैसा दे के आ गया। एक आदमी जाता है खुद पैर मारता है, चोट मार लेता है, डॉक्टर के पास जाता है। बात ये नहीं है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बात ये भी नहीं है मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, बात यह है चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट तरीके से ही होगा। राइट डॉक्टर अपनी फीस लेगा ही लेगा, दवाई तेरे को देगा ही देगा। अब तुम सोच रहे हो नहीं अमाउंट बहुत छोटा है, मैं तो निकल जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कम लोग निकल पाते हैं, ज्यादातर लोग जेल के पीछे पहुंच जाते हैं। कम से कम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा, बनोगे ही उसके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि अब आपको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता। तो अभी जैसे ये एक बार चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कोर्ट में? देखिए चार्जशीट जब फाइल होती है ना, पहले तो मैं सभी को बोलता हूँ खास करके चीटिंग के मामलों में, कि चीटिंग के हम लोग बात कर रहे हैं आज, तो चीटिंग के मामलों में जैसे ही आपको नोटिस आया इमीडिएटली जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। मैं आऊंगा चार्जशीट पर भी, अभी पहले पूरा प्रोसेस बता दूं मेरे इसका। हिसाब से बेनिफिट भी होता होगा कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन बिल्कुल बिल्कुल, तो पुलिस वाले वो खुद सोचते हैं कि इसने इतना बड़ा अपराध किया नहीं, अपराध किया नहीं होगा इसने, इसीलिए बंदा यहाँ पर आया है। और वैसे ही अपने देश का कानून क्या बोलता है, देश ये नहीं, ये पुलिस वाले नहीं सोचते, देश का कानून ये बोलता है किसी भी इंसान का जब किसी क्राइम में नाम आता है ना, तो उसको उठाकर जेल भेजते हैं। जेल क्यों भेजते हैं? इसलिए नहीं उसने अपराध किया है, इसलिए भेजते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो गवाहों को धमका सकता है, वो एविडेंसेस के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है, वो देश छोड़ के भाग सकता है, उसको इन चीजों को रोकने के लिए प्यूनिटिव एक्शन लिया जाता है, और वो प्रिवेंटिव भी एक्शन होता है इसी के अंदर, रोकने के लिए उसको जेल भेज देते हैं। पर जब इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो गई तो छोड़ो ना उसको, क्योंकि एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो छोड़ना पड़ेगा उसको। तो यहां पर जैसे ही आपने ज्वाइन की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, इमीडिएटली बेल पे आर्गुमेंट करो अपने वकील साहब। बेल पे भी स्टेप बाय स्टेप जाता है, हाँ जैसे जी। पहले एमएम में। बिल्कुल नहीं, बात ये नहीं एमएम पे कब, बात ये है कि चलो ये क्रोनोलॉजी तो यही बनेगी, सिस्टम तो यही बनेगा, स्टेप तो यही बनेंगे, पहले नीचे आओगे सीएमएम के पास आओगे, फिर सेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। पर जैसे ही यहां पर अगर डिग्री ग्रेटर डिग्री हो गई, जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो चीटिंग के जो मामले होते हैं 467 के या 338 336 के, तो ट्रायल बाय सेशंस है, तो वहां पर तो आप सीएमएम जा ही नहीं पाओगे। हाँ, एक स्टेप कट गया आपका, एक स्टेप तो कटी गया वहां से। तो होता क्या है कि देखना पड़ता है कि ट्रायल बाय किसका है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, ट्रायल बाय सेशंस है। अगर सेशंस है तो आपकी बेल लगनी शुरू वहीं से होगी, जैसे एंटीसिपेटरी बेल है ना, एंटीसिपेटरी बेल को कभी भी मजिस्ट्रेट के पास नहीं लगाया जाता। अच्छा, उसकी जुरिस्डिक्शन पहले बनती है सेशंस कोर्ट के पास, फिर बनती है हाई कोर्ट के पास, फिर बनती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, आप एमएम के पास नहीं जाओगे। पर अगर आपको अरेस्ट कर लिया और उसकी जुरिस्डिक्शन एमएम के पास ही है या फिर नहीं भी है, और वहां पे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको नहीं दिए, तो पेश करते ही आपके वकील साहब छुड़ा के ले जाएंगे आपको, चाहे अपराध कितना भी सीरियस हो। ओके, तो इसीलिए बोल रहा हूं, वो चीजें जो आपको नहीं पता वो चीजें आपके वकील साहब ही आपको बताएंगे।
आप अपने वकील साहब से मिलो, केस को डिस्कस करो, केस में क्या सेक्शन से बताओ, क्यों वो अपराध में आपका नाम आया वो बताओ, ताकि वो अपने ग्राउंड्स तैयार कर सके। तो इसमें तो जो आईओ होता होगा उसके साथ भी उसका भी क्रॉस होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता कंप्लेंट है, तो क्रॉस सबका होगा। एक केस बन गया, केस में हर एक गवाह बहुत कीमती है, हर एक डॉक्यूमेंट बहुत कीमती है, फिर चाहे वो आईओ हो, चाहे आईओ के नीचे और भी लोग। जब एक रेड मारती है पुलिस वाले, जगह रेड मारते हैं, तो रेड मारने में अकेला पुलिस वाला थोड़ी होता है, एक उस साथ उसकी टीम होती है, 4-5-6 लोग होते हैं, वो सब लोग गवाह बनते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक पुलिस वाले ने आपको कहीं से उठाया और आपको बोला कि आपके पास से हेरोइन मिली है, तो हेरोइन आपके पास से मिली है तो वीडियोग्राफी होगी, पहले आपको सर्च तभी करेंगे ये लोग, 50 का नोटिस देंगे एनडीपीएस में। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। बस ये नहीं कि पुलिस ने बोल दिया हेरोइन मिली, बात खत्म, ऐसा नहीं होता। कि वहां पकड़ा दी कि भाई ये हाँ, ना 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 ना, पुलिस की बोलते ना कि एनी स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट, ऐसे बोलते हैं। बट ऐसा होता है जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया और उससे जबरदस्ती को साइन करा लिया और कोर्ट ने ऊपर कर दिया, अगर वो बंदा एक्यूज्ड उस टाइम कोर्ट में जाके बोल दे कि मेरे से जबरदस्ती साइन कराया, होता है ऐसा, तो पुलिस की गवाही होता मानी है, जाती है, नहीं जाती? ऐसा बहुत बार होता है। पुलिस किसी भी बहका फुसलाकर, आपको बहला फुसलाकर स्टेटमेंट लेती है, धमका के लेती है, किसी प्रलोभन में लेती है स्टेटमेंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। अच्छा, अगर उसने बोला, जैसे आपने उसको एक मर्डर, कोई भी एक बंदा एक्यूज है, मैं पुलिस वाला हूं, आप भी पुलिस वाले हो, और मैं उसको डराया धमका, थोड़ा मारा पीटा, उसने नहीं बोला, मैं बाहर चला गया, अब आपने उसको बोला भाई ऐसा है तो कुछ मत कर, तू सिर्फ ये बता दे जो मारा था, तुम 3 लोग थे, तुमने गोली मारी है उसको, पिस्टल कहाँ छुपाई है, तू ये बता, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ये गारंटी है मेरी, वो तो बाकी 2 को देख लेंगे, हमने पिक्चरों में भी देखा है ना। होता है। तो अभी तक जो उसने बोला वो एडमिसिबल नहीं था। अब जो स्टेटमेंट जो भी पुलिस के सामने दी है वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाती है, और कोर्ट का एक बड़ा सिंपल सिद्धांत है कि जो जिस बात को बोलेगा वही प्रूव करेगा। ऐसे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर होता है। स्टेट प्रूव करे कि चीटिंग हुई है, स्टेट प्रूव करे कि कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, स्टेट प्रूव करेगी कि फोर्जरी हुई है। ये काम मेरा नहीं है कि मैं बताऊं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सुना है कि जिसने कंप्लेंट लिखवाई है कोर्ट में जब वो गवाही दे रहा होता है तो वो कंप्लेंट की कॉपी साथ लेके अंदर नहीं जा सकता। नहीं, देखो होता क्या है ना कि एक होता है कि रिफ्रेश योर मेमोरी, वो भाग पढ़ा दिया, हाँ वो पुलिस वाले बाहर पढ़ा देते हैं, बट इसी में एक प्रोविजन और आता है कि आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश तो कर सकते हैं बट स्पेसिफिक नहीं कर सकते। राइट। तो इसलिए जो पढ़ाना है ना सब कुछ ये गलत हो सकता है। गलत क्यों है? एक आदमी जिसने क्या उस इंसिडेंट में खड़ा ही नहीं था, उसको पहले शुरू में बोल दिया ये लिख रहे सब कुछ देख लियो, अब वो आया उसने उतना ही पढ़ लिया, उतना आगे बोल दिया, और उसमें भी वकील क्रॉस करेगा, उस पर फिर वकील क्रॉस करेगा, तोड़ देगा, वो एक बात अलग है। बट उस वक्त तो उसको बहाना मिल गया ना, वो झूठा गवाह था, पढ़कर और अपने आप को पक्का कर लिया उसने। राइट। तो ऐसे में गलतियां होती हैं। एक बार जब किसी इंसान ने, देखो सच को याद नहीं रखा जाता, झूठ को याद रखा जाता है। बिल्कुल। अगर उसने सच्ची गवाही दी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आगे दोबारा सेम बात तो बोलेगा, बिल्कुल अलग बात क्या बोलेगा, अलग बोल ही नहीं सकते। तो ये प्रोविजन होना ही नहीं डेट भी याद चाहिए। होगी, सब याद होता है। कौन सी मैं डेट में यहाँ पर आया कैसे कैसा है सब मुझे याद है। अब उससे तुम मुझे सपने में तो ही बता दूंगा मैं उसको। राइट। अब एक आदमी को तुम उसकी पूरी स्टेटस पढ़ा रहे हो, उसका एक एक शब्द को पढ़ ले, सब कुछ देख ले, फिर वो वकील साहब को मौका मिला, 5 सेकंड आगे पीछे का भी निकाल लेते। हम तो पूछेंगे सर, हमारा काम है पूछना। एक जो फोन की रिकॉर्डिंग निकल जाती है, लोकेशन निकल जाती है। अभी वही जो है कट्टे वाला जो आपका एग्जांपल दिया कि पिस्टल कहाँ पड़ी है, अब पिस्टल मान लो रिकवर हो गई चली गई, तो अब मैं सवाल पूछूंगा उस आईओ से। सवाल मैं उससे क्या पूछ सकता हूं, जैसे कि मैं उसको बोलूंगा अच्छा ठीक है आपको इसने बताया कि पिस्टल वहां पर है, तो पिस्टल जब आप रिकवर करने के लिए गए तो आपकी पोजीशन क्या थी? तो वो बोलता पोजीशन से मतलब कि आप कहाँ थे, ये कहा था। वो ये बोलेगा कि ये आगे चल रहा था। अगर वो बोल रहा है कि आगे चल रहा है, हम इसके पीछे चल रहे थे, अगर वो ऐसा बोलता है तो हम ये बोलेंगे उसकी वीडियोग्राफी है आपके पास? अच्छा, वीडियोग्राफी नहीं है। आप आगे चल रहे थे, वो पीछे था, मतलब कि आप खुद ही उसको प्लान करके आए हो। रिकवर आप करके लेके भी अगर वहां से आ गए तो भी हम ये बोलते हैं कि वहां पर वो चीज पड़ी 3-4-5 दिन तक, कोई लेकर ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा वकील होना बहुत जरूरी देखो है। अच्छा वकील होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अगर ये बोल देते हो कि नहीं नहीं मैं इस जगह पे गया जरूर था पर मैं तो सरिया रखा था, पिस्टल नहीं रखी थी, तो 106 एविडेंस एक्ट बोलता है कि जिसने बोला वही प्रूव करेगा। अब तू प्रूव कर कि तूने सरिया ही रखा था जाकर वहां पर। तो अगर सपोज करो जैसे कि कोई ऐसा गवाह जिसने गलत गवाही दे दी और वो कोर्ट में प्रूव हो गई ये गलत है, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई बिल्कुल होती है। कोर्ट में झूठ बोलना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना कानूनन अपराध है, जेल आप जा सकते हो। वकील इमीडिएटली ऑब्जेक्शन करेगा और उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाएगा, वो आदमी जेल जा सकता है। इसीलिए कोर्ट में झूठी गवाही देने से पहले 5 बार सोच कर जाना,
वकील ढंग का पल्ले अगर पड़ गया ना आपको, खासकर क्रिमिनल केसेस में, छोटे मोटे केसेस में आप जाके झूठ बोल भी आते हो, खास करके आप उसमें देखना डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत झूठे गवाह खड़े करे जाते हैं, चेक बाउंस में भी खड़े किए जाते हैं। तो बात एक अलग है, वहां पर एक्शन बेशक ना लेते हो। हाँ, हर जगह होता है, हर जगह वो चीजें होती हैं। बट बेटर, मैं आपको बेटर बात ये समझना चाहूंगा कि जब भी कभी केस को लड़ा जाता है तो एक वकील साहब को पहले तो एक एफआईआर को एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ना चाहिए, तभी उसके फैक्ट बाहर निकलते हैं। अगर आपको एफआईआर का पूरा कंटेंट नहीं पता ना, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब वो बोलते हैं कि भाई इस आदमी को हमने उठाया, जब पुलिस की मान लो चार्जशीट लग गई, अब उसमें मेरा क्लाइंट है, अब मैंने पूरा पढ़ा, इसके तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, ये जहां पर क्या ऑफेंस हुआ, टावर लोकेशन इसकी वहीं की आ रही है, तो टावर लोकेशन इसका मतलब वहां 1000 लोगों की आ रही है, सबको उठा के जेल में डाल दोगे क्या? बिल्कुल, वो तो नहीं कर, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए तो उसकी। मैं इसीलिए आपको बोलता हूं, देखो ऐसा होता है कि जब पुलिस वाले की ट्रेनिंग अच्छी हो ना अगर, और उसने बहुत सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, तो वो उसमें बहुत कम कमियां छोड़ता है केस को इन्वेस्टिगेट करके उसकी रिपोर्ट बनाने में। पर वकील साहब तो रोज यही कर रहे हैं और एक दिन में बहुत सारे केस लड़ते हैं, तो उनके सामने कोई भी चार्जशीट आती है, कोई नई नहीं होती है। पुलिस वाले कितनी ही पक्की बना लें, कमी हम निकाल ही लेते हैं। हम कमी निकाल लेंगे, हम आर्गुमेंट कोर्ट में कर भी देंगे, अपने आदमी को निकाल भी लेंगे, क्योंकि मर्डर जैसे केसेस में तो बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा मर्डर इसी ने किया। और मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रूव नहीं करूंगा मैंने नहीं करा, मैं डाउट क्रिएट करूंगा। वो बोलता है सर इसने वहां पे खड़े होकर इसको गोली मारी, मैंने मारी, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? कोई आपके पास एविडेंस है, कोई गवाह है, सीसीटीवी फुटेज है? आदमी बोलता है कि इसके सामने देखो, केस ना बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ, छोटी छोटी बातों पर सामने वाला फ्री हो जाता है। पॉक्सो का केस चल रहा है, बच्ची गवाही दे रही है और उस पूरे दौरान उसको आइडेंटिफाई नहीं कराया गया एक्यूज को, गवाही खत्म हो गई, तो कैसे पता चला इसी ने किया था ऑफेंस? वो आइडेंटिफाई तो जरूरी है। अब मान लीजिए 307 का मामला है, ये 109 बीएनएस का मामला है, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हो। अब कोर्ट जब जेल जाते हैं तो जेल में टीआईपी होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो जो आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, ये इसमें एक जैसे बंदे 5-7 लोग खड़े करे जाते हैं, होते हैं ना। अब तुमने टीआईपी कराई नहीं पुलिस वालों ने, तो वो तो अगेंस्ट जाएगा ही फिर पुलिस वालों के। अब तुम क्या करते हो कि मान लीजिए कहीं पर लूट हुई और वहां पर 2 ही चश्मदीद हैं, और उन लोगों को जब आपने बाहर निकाला तो उनको आपकी मीडिया में हर जगह फोटो खिंचवा के आपने बड़े स्टाइल से सोशल मीडिया पे डाल दी, तो वो देख लेंगे दोनों को, ये बंदे पकड़ा है, इनको जाकर आइडेंटिफाई करना है। काला कपड़ा इसीलिए चेहरे पे डालकर पुलिस लेकर जाती है कि उसकी जो आइडेंटिटी है डिस्क्लोज ना हो जाए, वरना ऐसा ना हो जो विक्टिम जिसने कंप्लेंट लिखवाई वो आगे सीधा पहचान ले इसको। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्त, 1-2 चीजें नहीं होती। पुलिस जो ये फोटो खिंचवाती है ना आजकल, किसी को पकड़ा फोटो खिंच सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उसको नीचे बिठा रखा है, फोटो डाल रहे हैं, ये सब इलीगल है। सामने वाले का आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आज के टाइम पे कैसे बिठा रखा है, फोटो खिंचवा रहे हैं, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, लाइफ एंड लिबर्टी सबके साथ है। अगर ये इलीगल है तो इसके लिए फाइट कौन कर सकता है? लॉयर करेगा या फिर? यार एक बात बताओ, जो बच्चा रोएगा दूध उसी को तो मिलेगा। बिना बच्चे के रोए दूध बच्चे को नहीं मिलता है, उसकी माँ भी नहीं जान पाती उसको जरूरत है। लोगों को ये अवेयरनेस। अरे कोई बात नहीं, अगर आपके साथ वकील साहब नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है, एक सुमोटो एक्शन भी तो होते हैं। आप एक अच्छी सी कंप्लेंट लिखो अपने हाथ से, क्या क्या आपके साथ हुआ, और पोस्ट कर दो ना आप उसको सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुमोटो एक्शन हो जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, उस पर एक्शन? बिल्कुल एक्शन होगा। आप पूरी लड़ाई को ढंग से तो लड़ो। अगर आपकी पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, आपने कंप्लेंट दी फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, आप जाओ ना उसमें रिट ऑफ मैंडेमस में, आप जाओ, बोले पुलिस वाला भी ड्यूटी से नहीं निभा रहा है, पुलिस वाला पैसे मांग रहा है हम लोगों से, धमका रहा है पुलिस वाला हमें। हर चीज पे एक्शन हो सकता है दोस्त। चीटिंग जैसे जो मामले है ना, ये चीटिंग सीरियस मामले हैं समाज के लिए। मैं तो बोलता हूं जो आजकल जो चीटिंग वीटिंग हो रही है ना, ये पूरी महामारी की तरह एक बीमारी है ये इस समाज के लिए। पर मैं फिर भी बोलूंगा कि क्या सभी लोग जो पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा, क्या सच में उन्होंने अपराधी क्या होता है? क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग होता क्या है, मान लीजिए एक किंग पिन ऊपर बैठा है, नीचे 10, 12, 15, 20 लोग हैं हायर किए हुए हैं, और जैसी रेट पर उसने बोला कि तू अपने ऊपर ले लियो, मैं तेरे को इतना अमाउंट दे दूंगा। अच्छा, वो जानता है कि चीटिंग में 2-3 महीने में जेल से बाहर आ जाऊंगा मैं। तो जो मेन है करता धरता, वो तो गायब है। वो तो मिलता। पकड़े कौन गए? नीचे के लिए वो गायब है। आज केस को चलते 8 साल हो गए, एंड पे आ गया और वो नहीं पकड़ा गया। देखो ऐसा होता है कि जब कोई केस चलता है ना, केस चल रहा है और केस को चलते चलते एक वक्त हो गया और एक बंदा फरार चल रहा है, एब्सकॉन्ड है। आप यही बात मुझसे पूछ रहे थे, बंदा फरार है, वो एब्सकॉन्ड है, तो पहले कोर्ट में, हाँ एग्जैक्टली, पीओ घोषित करना पड़ता है, प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर। प्रोक्लेमेशन उसका इशू होगा तो उसके लिए भी टाइम लगता है 3-4 महीने का, एकदम से प्रोक्लेमेशन नहीं हो जाता किसी को। हाँ, उसको फरार घोषित कर दिया, अब वो केस आगे चलेगा और सारे बरी हो गए।
अब सवाल सब बरी हो गए, वो तो रह गया, वो रह गया। तो वो बरी हो गया। नहीं, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लास्ट में जब एक ऑर्डर बनता है तो ऑर्डर में लिख देते हैं कि ये XYZ ये तीनों लोग प्रेजेंट थे, इनको हमने पाया गया कि इनका दोष नहीं था, और लास्ट में लिख देंगे ये V नाम का आदमी अभी भी एब्सकॉन्ड चल रहा है, कभी अगर जरूरत होगा तो फ्यूचर में इसके अगेंस्ट कार्रवाई की तो जाएगी। सपोज करो एक बंदे 3 एक्यूज हैं और एक बंदा पकड़ा गया या 2 बंदे पकड़े गए, उन पे केस चल रहा है स्ट्रीट वर्सेस करके, ठीक है, और तीसरा बंदा नहीं पकड़ा गया। तो मैंने सुना है कि आपका केस चल रहा है 7 साल तक, आपके सारे विटनेस हो गए, सपोज करो 30 विटनेस हैं, 40 हैं, सारे खत्म होने के बाद एंड में वो बंदा पकड़ा गया, तो क्या उसका शुरू से स्टार्ट होगा और तब आपका खत्म उसको होगा या पीओ आपका कर अलग चुके चलता थे, रहेगा? उसको पीओ कर चुके थे पहले से। हाँ जी। जैसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है ना, ऐसे पीओ की प्रोसीडिंग होती है। अब वो बाद में पकड़ा गया तो अपने देश में हर इंसान को फेयर ट्रायल लड़ने का अधिकार है, राइट। उसको भी फेयर ट्रायल लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। तो तब तक दूसरे की गवाहियां चलेंगी या वो रुक जाएंगी उस बीच में? रुक भी सकती है, उनके साथ चल भी सकती है, और इसके केस को एक्सपेडाइट करके भी चलाया जा सकता है। अच्छा। तरीके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसमें अगर उसका वकील आज आ रहा बोल रहा है मुझे इनको बुलाना, तो बुलाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे चार्जेस है ना, चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज। आज मान लीजिए चार्जेस लगे, एक आदमी ने चीटिंग कर दी, फॉर्जरी का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो 467 हटा दिया गया। अब कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस को डॉक्यूमेंट मिल गए कि सर फर्जी अकाउंट खुलवाए थे, फर्जी आधार कार्ड लगवाया था, तो अब ये 467 लग जाएगा। तो अब जैसे जिसमें पीओ हो जाती है उसका भी कोई मिनिमम टाइम होता है कि भाई पीओ के बाद अगर वो अरेस्ट होता है इतने टाइम तक तो उसे बेल नहीं मिलेगी? नहीं, देखो ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा पीओ हो गया तो पहले तो क्या था कि पीओ अगर हो गया तो उसको एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं मिलेगी, पहले ऐसा था। नहीं, बट उसके बाद भी जैसे अगर वो जेल चला गया, हाँ, तो जेल मिलेगी। के बाद अब जेल चला गया ना, कोई टाइम पीरियड अब तो वो जेल चला गया, तक नहीं जेल चला गया तो बेल उसको मिलेगी। एब्सकॉन्ड चल रहा था तब तक बेल नहीं मिलेगी। फिर एक जजमेंट आया कि नहीं, एक्सेप्शनल केसेस को भी देखना पड़ता है कि वो किस लिए वो बंदा फरार चल रहा था, वो जानना पड़ेगा। राइट। अगर कोई इंसान जेल चला गया, पीओ था, अब यहाँ पे 2 बातें आएंगी, वो पीओ था पुलिस ने पकड़ा, या फिर वो खुद आ गया कोर्ट में, खुद आ गया तो बेल हो जाएगी। पुलिस पकड़ के लाई तो जब जब बेल पे आर्गुमेंट होगा पुलिस यही बोलेगी कि जी बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाई, फिर भाग जाएगा। बिल्कुल। तो ये बातें सामने आती हैं, तो ऐसे में देखना पड़ता है कि पुलिस पकड़ के लाई या वो खुद वहां पे कोर्ट में आया। तो ये जो 420 के जितने भी केसेस होते हैं ये सारे नॉन बेलेबल होते हैं या कोई बेलेबल रेफरेंस भी होता है इसमें? नहीं, देखो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि नोटिस पुलिस को देना पड़ेगा। राइट। तो नोटिस पुलिस को देना पड़ेगा तो मैक्सिमम लोगों को पुलिस वहीं छोड़ देती है, बाउंड डाउन करके छोड़ देती है। अब बात करते हो बेलेबल ऑफेंस है कि नहीं, चीटिंग बेलेबल नहीं है, ऑफेंस नॉन बेलेबल है, पर पुलिस थाने से ही छोड़ देती है। वो उसको पावर मिली हुई है 41A में या फिर 35 सेक्शन जो BNSS का है, उसमें पावर उसको मिली हुई है, तो छोड़ सकती है पुलिस, ऐसी बात नहीं है। चीटिंग में दोस्त, चीटिंग को ना बस मैं जैसे आपको बताया कि चीटिंग है एक नॉर्मल 420 का सेक्शन है, या EOW केस है, या फिर ED के पास केस चला गया, PMLA का जो आपने देखा हुआ है जो एक्ट बना हुआ है, ED के पास केस चला गया, तो देखना पड़ेगा केस किस स्टेज पर है, देखना पड़ेगा केस में चल क्या रहा है, देखना पड़ेगा जो चीटिंग हुई कितने लोगों ने मिलकर की, देखना पड़ेगा कितने लोगों के साथ चीटिंग हुई, कितने लोगों ने मिलकर ठगा। यहां से सेक्शंस बनेंगे और यहीं से आपके वकील साहब की एक्सपर्टीज तय होगी, और यहीं से पता लगा जाएगा कि आपकी बेल होगी भी या नहीं होगी, होगी तो किन ग्राउंड से होगी, या फिर कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। तो सपोज करो MM में केस है और सब कुछ हो गया, गवाहियां हो गई, क्रॉस सब खत्म हो गया, उसके पास उसको कन्विक्शन हो जाता है कि जी आपको 2 साल की सजा होगी। 2 साल की न्यूज ज्यादा ही होगी, 3 साल होगी ठीक सजा। है। अब वो 3 साल की सजा होगी, बट उन 3 साल की सजा के बाद उसके पास कोई अपने पास लीगल राइट है कि वो आगे अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, अपील में जा सकता है, तो वो उसके पास सेशन में जाएगा, जैसे बेल अपील में जाएगा, वो अपील में जाएगा, अपील में जाके बोलेगा अपनी बात के लिए कि भाई मेरा तो अगर वो अपील कर रहा है तो उस टाइम वो अरेस्ट होगा या नहीं होगा? देखो, अगर वो 3 साल तक का मामला है तो ये प्रोबेशन मिल जाता है यहाँ पर, तो उसको वहीं छोड़ा जा सकता है, अपील करने का मौका दिया जा सकता है उसको। पर कई बार प्रोबेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जजेस, वो कहते हैं नहीं मैं प्रोबेशन नहीं मानता, बड़ा सीरियस टाइप का मामला है, क्योंकि पॉक्सो में भी सेक्शन 8, 10, 12 यही बोलते हैं 7 साल तक के पनिशमेंट है। तो 3 साल की सजा किसी को बुली है तो प्रोबेशन का टाइम उसको लाभ देना चाहिए उसको, पर कई बार नहीं मिला, अपील में जाएगा तो उसको उसका लाभ मिल जाएगा, वो बड़े भारी भार रहे जब तक अपील डिसाइड नहीं होगी। सजा बेशक आपको उम्र कैद हो जाए, फांसी हो जाए, 10 साल 20 साल 14 साल की हो जाए, अपील में आप जा सकते हो और अपील में जाना ही चाहिए। सेम जैसे अभी राजपाल यादव जी एग्जैक्टली जाना ही चाहिए। नीचे से चेक बाउंस का जो भी चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एट द एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि आपको अंदर जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए, तो वो ये जब तक वो बाहर थे तब तक वो आगे ऊपर अपील कर रहे हैं। हाँ, अपील कर सकते हो जब आपके पास रेमेडीज खत्म हो जाए। अपील कर ही नहीं नो, सकते। आपकी जब रेमेडीज ही खत्म हो जाएंगे, जाओगे का तो लास्ट ऑप्शन था वो खत्म हो गया, तो आपको जाना पड़ेगा। और देखो मैं ये बोलता हूं कि पूरा जीवन भागते रहने से तो अच्छा है कुछ वक्त का अगर कारावास हो रहा है तो झेल लो, बिल्कुल भागो मत,
भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन। या तो भाग रहे कुछ अचीव करने के लिए कि मेरे ऊपर झूठा केस हुआ है, मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, तो एक बात अलग है। और भाग के जाएंगे कहाँ, पूरे टाइम डर में ही रहेंगे। या डर में ही रहोगे, जब भी तो बोल रहा हूं, भागना नहीं कि चाहिए। जहाँ पे छुपे हो, एक घंटी बज रही है तो कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। अरे अगर आप फरार चल रहे हो, एक पुलिस वाले की वर्दी में भी कोई अगर आ रहा है हाँ, तो आप उससे देख के डर डर लगता है उससे कि भाई ये मेरे पास कोई मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। हाँ, तो बेहतर है, मैं वही कह रहा हूँ, किसी इंसान को अगर लगता है ऐसा कि यार मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी और सजा मैक्सिमम 7 साल होगी। ना तो भागने के बाद कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज के टाइम पे तो पैन कार्ड, आधार सब लिंक्ड है। सब कुछ लिंक्ड है। और वैसे ही बोल रहा हूं मैं आपको कि अगर ऐसा लगता है कि भागना इज नॉट ए सॉल्यूशन, है भी नहीं सॉल्यूशन। 7 साल सजा होगी, कोई बात नहीं, जेल जाओगे 1-1.5 साल के अंदर, तो आप अपील में छूट जाओगे। तो ऐसे भागना सॉल्यूशन नहीं है, भागो मत, आप भाग के कहाँ जाओगे। एक आदमी इसका गुड फेथ है, जिसका आगे एक फेस है, क्योंकि जब संजय दत्त वाला केस हुआ, संजय दत्त ने बोला था कि मैं बड़ा ही रिनोन फेस हूं अपने देश का, मैं तो एक्टर हूं, तो मुझे आप इस तरह से, मैं भागूंगा क्यों देश छोड़कर। कितने बड़े से बड़े लोग हैं जो कि अंदर जेल काट कर आगे, संजय दत्त कानून से बड़ा कुछ नहीं है दोस्त, देश में अपना जो कानून है, कानून से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसके हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, और देश का जो गरिमा है उससे ऊपर कोई कुछ नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी पोजीशन पे ये 420 के जो केस होते हैं, इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होती है, होती है, कंपाउंडेबल है, चार्जशीट भी एक कंपाउंडेबल है, आप कंपाउंड कर सकते हो। अमाउंट कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट बिल्कुल। सेटलमेंट आप कोई आपसे सवाल यहाँ पे कोई इंसान ये जरूर पूछ सकता है कमेंट में कि भाई 420 तो कंपाउंडेबल है, मानते हैं। अगर वो स्टेट का केस हो तब भी नहीं, स्टेट का ही होता है, स्टेट वर्सेस ही होते State versus ही हैं होता ये है। केस, स्टेट वर्सेस ही होते हैं। हाँ, तो अगर चेक बाउंस केस नहीं है, एक्स वर्सेस वाई, ये वो केस नहीं होते, वो भी चीटिंग केस है, चीटिंग वो जो चेक बाउंस वाला है। नहीं, जैसे प्रॉपर्टी वाले होते हैं, हाँ। दो भाइयों के बीच में होगी हाँ, कुछ फ्रॉड, सिविल केस है वो, तो वो सिविल में जाएगा, वो सिविल में जाएगा। चीटिंग में नहीं जाएगा। नहीं, चीटिंग का मतलब नहीं, चीटिंग का बनाना पड़ता है कि चीटिंग इस तरह चीटिंग हुई। Okay. अब स्टेट वर्सेस केस चल रहा है, कंपाउंड करना है। मान लीजिए आपसे मैंने ठगी करी टोटल 17 लाख रुपए की, और मैं एक दिन आपसे मिला कि भाई 17 लाख वापस दे देता हूँ यार, प्लीज मुझे जेल वेल नहीं जाना, तो आपने वो 17 नहीं 20 लाख रुपए लूंगा अब तो मैं। आपका मेरा सेटलमेंट हो गया, नहीं यार मैं तो 16 ही पड़े हैं आज, अभी तो 1 लाख बाद में दूंगा। आपने चल ठीक है 18 में कर लेते हैं, होगी बात, बाहर हो गया, मैंने चेक दे दिया, अमाउंट आपको पहुंच गया, ये नहीं भी पहुंचा, कोर्ट में खड़े होकर आपने बोल दिया सेटलमेंट मेरा हो गया, मेरा पैसा मुझे मिल चुका, अब मुझे कुछ नहीं करना, जज पूछेगा तो हम इनको बेल दे दें, आप बोले हाँ जी बेल दे दो, तो वो या केस क्वैश करवा लो। केस उस टाइम क्वैश हो रहा था या फिर नहीं, टाइम लगता है? क्वैश करने की जो पावर है वो तो हाई कोर्ट को है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा। तो नीचे तो बेल मिलेगी, ऊपर क्वैश कराने जाओगे तो आप क्वैश करा सकते हो इस मामले को, केस आपका क्वैश हो जाएगा। और इसी में अगर किसी के ऊपर 467 468 लगा है, मुद्दा मीन ये है, मतलब कि 336 338 अगर लगा हुआ है, तो इसको भी आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कंपाउंड नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में आप कोर्ट में जाइए, आप पैसा सब एक दूसरे दे दिया, अब सामने कंप्लेनेंट केस को नहीं चलाना चाहता, वो चाहता है आपको बेल मिल जाए, केस खत्म हो जाए, केस को खत्म किया जा सकता है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज की स्टेज मैक्सिमम केसेस में ओपन रहती है। तो ये सपोज करो जैसे ये मर्डर केस हो गए, ये सारे केसेस जिसमें पुलिस को रिमांड पे मिल जाती है 7 दिन 8 दिन, 420 पे भी ऐसे ही होता है या मिलता है उसमें मैक्सिमम कितने दिन की मिल जाती नहीं, बात मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम 14 डेज 15 डेज तो मिल ही जाता है, बात वो नहीं। बात ये है कि मान ली चीटिंग का मामला है, एक चीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ कि आप क्या हुआ, एक ग्रुप पे मैंने डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे ले आए, हमने दिखाया कितना अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, 50 डाला 90 मिल गया, 1 लाख डाला 1-1.5 लाख मिल गया, होता जा रहा है, फिर बाद में पैसा फंस गया, अब आपसे पैसा लूटना शुरू कर दिया, 20 लाख आपके लूट लिए। पहले एक नंबर से बात हो रही थी, फिर एक मैनेजर ने बात की, फिर एक फाइनेंस हेड ने बात की, इन 4-5 लोगों ने आपसे बात की, 4-5 नंबर आ गए, जिस अकाउंट में पैसा लिया वो अकाउंट फर्जी थे, पैसा यहां से वहां चला गया, ठीक है। अब जब आपको पता चला कि फर्जी वाला भी साथ में हो गया सब कुछ, अब आपने कंप्लेंट की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, बंदों को उठाना शुरू कर दिया 1 बाय 1। अब एक को उठाया, कैसे उठाया कि उसके वाईफाई से कनेक्ट होकर फोन से काम हुआ था, वाईफाई उसके नाम पर था, पुलिस उठा के ले आई। तो पुलिस क्या बोलेगी, पुलिस बोलेगी कि इसमें टोटल 20-22 लाख की चीटिंग है, और भी लोग हैं, इसने हमको बताया, केस हुआ दिल्ली में, एक आदमी बॉम्बे रहता है और 2 आदमी रहते हैं गुजरात में और एक रहता है गुड़गांव में, तो हमें उन सब को ढूंढ के लाने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, तो हमें 1 हफ्ते का रिमांड चाहिए। मिल गया रिमांड, रिमांड मिल गया आराम से। अब एक लड़का, ये तो एक केस हो गया जिसमें रिमांड मिलेगा। अब दूसरा केस समझिए, दूसरा केस ये बोलता है कि चीटिंग मैंने आपके साथ में कर ली और टोटल 7 लाख की करी, और 7 लाख मेरे घर से रिकवर भी हो गया, कैश में रिकवर हो गया, पेमेंट अकाउंट में आई नहीं थी। अब पुलिस क्या बोल के रिमांड मांगेगी कि हमको मारना पीटना है, इसे रिमांड मिलेगा ही नहीं ना। बिल्कुल, आपको जो रिकवरी करनी थी, रिकवरी तो आप कर चुके हो, तो रिमांड किस चीज का। इसीलिए बोलता हूं कि जब भी किसी भी इंसान को पुलिस अरेस्ट करे, इमीडिएटली पुलिस स्टेशन के बाद, खास करके जब कोर्ट में पेश किया, तो वहां पर आपके वकील साहब का होना जरूरी है। वो आपके रिमांड का टेन्योर कम करा सकते हैं,
रिमांड के डेज कम करा देंगे, साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि वहीं से आपको बेल भी करा दें, क्योंकि 41 का नोटिस तो दिया ही नहीं। राइट। तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्या आपके पास एक अथॉरिटी है कि आप अपनी फैमिली को कॉल करो? बिल्कुल, डीके बासु जजमेंट में बोला गया, ट्राई करते हैं तो डीके बासु जजमेंट में बोला गया है इस चीज के बारे में, और बताया भी गया कि आपको अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने का फुल राइट है। आप इन्फॉर्म करोगे। आपको पता है कि जेल के अंदर से फोन भी अलाउड है, जो लोग जेल काट रहे हैं अपने घर फोन कर सकते हैं डेली। वो हाँ, वो मैंने सुना है कि आजकल कुछ उनका वो चार्ज वार्ज होता है जिसमें चार्ज होता है आजकल, नहीं काफी टाइम चल रहा है ये। आप बात कर सकते हो, हम लोग वकील लोग वीसी पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, उनकी फैमिली वीडियो कॉन्फ्रेंस बात कर सकती मिल है, भी सकते हो। मिल भी सकते हैं हम लोग तो जाके अंदर। अच्छा। अंदर जैसे अभी आप और हम लोग बैठे हैं, ऐसे हम लोग जाके बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। बट फैमिली ऐसे नहीं फैमिली ऐसे नहीं, फैमिली तो एक दीवार होती है, जालियां बनी होती है, हाँ जी। कई बार फोन से बात हो रही होती है, अगर जाली में बोल रहे होते हैं, Right. वो अलग एक चीजें हैं बात करने की। पर मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि किसी को अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने का अधिकार है, वकील के सामने ही स्टेटमेंट दूंगा ये बोलने का अधिकार है, वकील को मिलने का अधिकार है, जिसको पकड़ा हुआ है उसको पूरी नींद वो लेगा, आप उसको परेशान नहीं कर सकते, खाना पानी देना पड़ेगा उसको, कपड़े लत्ते वो चेंज करेगा, उसको आप सही जगह पे रखोगे। ऐसा नहीं कि वहां कॉकरोच चूहे हुए घूम रहे हैं, आपको काट लिया। और किसी क्रिमिनल के साथ रख दिया? नहीं देखो, रख दिया, उसको जान का खतरा है तो बोल सकता है, अच्छा। बोल सकता है। पर यार देखो, अपने देश में ना पुलिस कम है, पुलिस स्टेशन भी कम है, मैं बोलूंगा रखने की जगह भी कम है, ऊपर से पुलिस की उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। अगर अच्छे लेवल की ट्रेनिंग पुलिस की हो तो कम से कम बताया जाए। क्या बताया जाएगा कि लाइफ एंड लिबर्टी, इंसान का जो ये देह जो शरीर है ना, इसकी रक्षा करने का उसका खुद का अधिकार है और किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मार भी सकते हैं। तो आपने मुझे ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर चूहे वाला मुझे काट ले, प्लेग हो सकता है, मुझे बीमारी हो सकती है कोई भी, तो आप मुझे वहां कैसे रख सकते हैं? आप मेरे साथ में जानवरों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, ये इलीगल है। और हाथ भी नहीं उठा सकते वो? मारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर जैसे किसी को मार दिया हाँ और वो जज के सामने बोल दे? सर, मार नहीं दिया, पिटते हैं लोग। अच्छा। 10 केस के अंदर जाओगे, 8वें लोग पिट रहे होंगे, अच्छा। पिटते ही हैं, कंफर्म है ये। अगर वकील साहब पहले दिन से उसके साथ है तो शायद वो बच जाए, हाँ हाँ। कि पुलिस वाले जानते हैं अगर मारेंगे ये बंदा जाके बोलेगा। राइट। जैसे ही पुलिस वाले उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने के लेके जाते हैं ना, गाड़ी समझाते हुए लेके जाते हैं कि अगर तुम थोड़ा सा ही बोला तेरे को मारा पीटा है तो रिमांड लेंगे, वापस लाएंगे तेरे को, सोच लिएगा अगर क्या हाल करेंगे तेरा। तो बंदा वैसे डर जाता है, यार बोला तो बहुत मारेंगे। और वकील साहब हो तो वकील साहब तो सीधा बोलेंगे कि जब लेके जा रहे हो पहले मेडिकल कराओ, लेके आए फिर मेडिकल कराओ, मेडिकल में थोड़ी खरोच भी आ गई पकड़ लेंगे वही वकील साहब। तो अब जैसे 420 के केस आते हैं कि लोग बाहर भाग जाते हैं इंटरनेशनल, कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ भी हो रखा है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है कि भाई वो तो भाग गया, उसको कैसे पकड़ा जाएगा? देखो यार, एक बात समझिए, जो बंदा बाहर भाग गया, अब उस देश में जाके वो या असाइलम में गया या फिर जाके उसने अपनी किसी भी वे से वहां पे वो रह रहा है, लाने के लिए एक लेंथी प्रोसीजर है। वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे देश में तो पॉलिटिकली राइवलरी है जिसकी वजह से मुझे मोहरा बनाया जा रहा है, मैं जाऊंगा जान से मार देंगे, अच्छा। मुझे मेरे देश मत भेजो। कि वहां जाके वहां के लॉज ही ऐसे हैं, वहां के लॉज ऐसे हैं। पर बात क्या है, मैं फिर आपको बोलूंगा, पूरी जिंदगी भटक भटक कर जीने से अच्छा है कि 2-4 साल काट लो, साल काट लो, आगे की जिंदगी तो साफ है। ये तो साफ है। हाँ। आपको देखना पड़ता है यही चीज कि भाई पेन, जब आप जाते हो चोट लग जाए किसी इंसान के, तो डॉक्टर जाके स्टिचेस करता है, बहुत दर्द होता है, पर वो कुछ मिनटों का दर्द होता है, बिल्कुल। उसके बाद इंसान ठीक हो जाता है, होता है ना। ये तो है। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर होती है, जैसे कि जब सर्जरियन बच्चे होते हैं, तो इसमें क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों, दर्द बहुत होता है, बट उस दर्द में अगर वो झेल ले लेडीज तो पूरी जिंदगी सुकून से रहेगी, सही रहेगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सिजेरियन दिक्कतें आती हैं, बस वो दर्द इंसान झेलना नहीं चाहता, उस टिपिकल टाइम को इंसान झेलना नहीं चाहता, उसी की वजह से वो प्रॉब्लम में फंसता 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 और फंसता चला जाता है। हाँ, एक बार अगर बंदा भाग गया और भागने के बाद अगर पकड़ा गया तो तो और प्रॉब्लम है, और ज्यादा बढ़ और प्रॉब्लम उसके साथ। उसके साथ आपके लिए किसी इंसान का अगर कोर्ट के केस में अगर नाम आ जाए, मैं बोलता हूं कोई इंसान सीरियस बीमारी से हॉस्पिटल एडमिट हो जाए या उसका किसी सीरियस केस में नाम आ जाए, उसके लिए दोनों बराबर है। तो सपोज करो एक बंदा भाग गया, उसकी फैमिली को भी तंग करा जा सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। कि बार बार जाके आप उनके मेरे घर भाई पे हो, आप मान लो मेरे भाई हो, कर रहे हैं, उनके नहीं पापा परेशान पूछताछ करने का अलग चीज है, परेशान करना अलग चीज है। चल भाई चल पुलिस स्टेशन चल, बिठा कर रख रहे हैं 20-20 उठा के ले घंटे, जा सकते हैं? ये गलत है। आप वो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते अगर जब तक मेरा नाम नहीं है उस केस के अंदर। नहीं, अरेस्ट नहीं, उनको उठा के पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हैं वो देखो, घर से? पुलिस स्टेशन भी क्यों लेकर जाएंगे, मैंने कौन सा अपराध किया है? वो बुलाएंगे आपको कि पुलिस स्टेशन आ जाओ, आप मत जाओ। बोलते नहीं इंक्वायरी करनी, पूछताछ करनी है, अपने वकील को साथ ले जाओ। बट आज के टाइम पे पुलिस के पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं
कि वो बंदे को कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, ढूंढ लेते हैं। सिर्फ फोन की सिम ढूंढ लेते हैं उसने दूसरी सिम बिल्कुल। डाल दी, फोन तो वही रहता है, फोन तो वही है, और फोन ना भी हो, फोन चेंज, सिम चेंज, सब कुछ चेंज। MI नंबर से सब कुछ तो निकल आप जाता है। जिस दिन अपनी फैमिली के मेंबर को कॉल करोगे तो उनका नंबर ट्रैकिंग में लगा देते हैं, मैंने सुना है कुछ वॉइस से भी, हाँ? आजकल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिटेक्ट हो जाता है आदमी कि उसकी ये आवाज सेम है। तो तभी इतने लोग गायब हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? पुलिस की नाकामी, टाइम नहीं है। पुलिस की बहुत बड़ा फेलियर है ये, बट टाइम नहीं, ये नहीं बात, काम नहीं करना चाहते, अच्छा, काम नहीं करना चलो चाहते। 3 accused हैं, उनमें से 2 पकड़े गए। अब इनमें होगा मालूम है क्या है? होता क्या है, हमारी चीटिंग हुई, 2 जगह चीटिंग हुई, एक जगह चीटिंग हुई टोटल 20,000 की, 20,000 चीटिंग 6 लोगों ने मिलकर करी, ठीक। एक चीटिंग आई सामने किया कि 20 करोड़ की, 20 करोड़ की चीटिंग 100 लोगों ने करी। हाँ जी, पुलिस उन 100 लोगों को ढूंढने के लिए चल देगी, पर इनको ढूंढने नहीं जाएगी। जो 20,000 वाले हैं, क्यों? कुछ है ही नहीं ना, कुछ ही नहीं amount, उठा भी तो लेंगे तो क्या मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? सही बात। ये परमानेंट होता है इंसान का, वो इंसान कहता है अच्छा मेरा कुछ बेनिफिट है, चल भाई काम करता हूँ। तभी जैसे बंदा पीओ हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक अमाउंट रखा जाता है। नहीं, पर पुलिस उसका तब भी बहुत छोटा अमाउंट होता है। देखो होता क्या है ना, अपने देश के कानून में कुछ तरीके हैं किसी इंसान को पेश करने के। पहला, उसको बुलाया जाता है बाइज्जत, आजा कोर्ट में, आपने गवाही देके चला जा। वो आदमी नहीं आता तो हमारे पास किसी भी इंसान को बुलाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, हम उसकी इंसल्ट करेंगे, उस पर फाइन लगाएंगे। उस जब बेइज्जती इंसान की होती है ना, तो ये एक प्रोसीडिंग है। ये जो आपने पीओ का नाम लिया ना, जब किसी के अगेंस्ट जब प्रोक्लेमेशन इशू होता है तो प्रोक्लेमेशन में 82 की प्रोसीडिंग होती है, 82 सीआरपीसी की। उसमें लिखा हुआ है जब किसी के घर पे चस्पा करने के लिए पुलिस जाएगी पोस्टर चिपकाने के लिए, तो 30 डेज का टाइम देना ही पड़ेगा। शेल वर्ड यूज हुआ है, देना ही पड़ेगा। अगर वो 30 डेज का टाइम नहीं देंगे पुलिस वाले, या जो जज साहब ने जो ऑर्डर इशू किया प्रोक्लेमेशन, तो उसकी कोई एडमिसिबिलिटी या कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उस पर लिखा होता है कि आज 1 तारीख है, 1 जनवरी, तो आप 1 फरवरी से पहले पहले आकर कोर्ट में आ जाना, ये आदेश है कोर्ट का। फिर भी आप नहीं जा रहे हो, फिर कोर्ट के आदेश होंगे, आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाएगी। अच्छा जी, तो इसमें आपको ना अपने, देखो आपको उठाकर जेल में डालने से कोई पर्पस फुलफिल थोड़ी होगा। राइट, पर्पस तो फुलफिल तब होगा, चीटिंग किया तो पैसा वापस दो, और इंसान कोई मर गया वापस तो कभी आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं। फिर सजा तेरे को होनी है। सपोज कोई अगर मर गया जिसके साथ हमने चीटिंग करी है, और वो है केस तो स्टैंड करता है ना, केस तो स्टैंड करेगा, केस स्टैंड करता है, बट उसकी विटनेस ही नहीं हुई, उसके ना हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चलेंगे, तो या उसकी जो भी कोई स्टेटमेंट हुई होगी ना, उसको फाइनल माना जाएगा, उस बंदे की वो फाइनल वो होगी। फाइनल होगी। तो उसके लिए तो हम बंदा लड़ ही नहीं सकता उसके बाद। नहीं लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? लड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि कभी किसी इंसान को कन्विक्शन सुनाने के लिए, खास करके चीटिंग, फोर्जरी या किसी को मारधाड़ वाले केस, इनके लिए बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन राइट, या बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट आपको बताना पड़ता है कि इस आदमी ने ही ऑफेंस किया है। एक क्राइटेरिया मान लो कि 10 टोटल स्लैब्स हैं, 10 में से 7-8 भरने चाहिए कम से कम, मिनिमम, राइट, तो सजा होगी। 50% भरे हैं ना, सजा नहीं होगी। और पॉक्सो जैसे कानून में तो 2-3 स्लैब भर गए, सजा हो गई। हाँ, वो कुछ कानून में जैसे आपने बताया पॉक्सो हो गया, बिल्कुल, NDPS हो गया, एनडीपीएस भी है, एनडीपीएस में मैंने बिल्कुल। सुना है कि 10 सेक्शन से 37 8 साल तक तो बेल ही नहीं बिल्कुल, सेक्शन 37 बेल लेना अलाउ ही नहीं हो पाता वहां से। होती। ये बेलों में और भी 2-3 बेलें होती हैं जिसमें इंटरिम बेल होती है। इंटरिम बेल हो गई। किसी इंसान को मान लीजिए कोई जेल में है अभी, और उसकी वाइफ की डिलीवरी है, बच्चे को ज्यादा चोट लग गई है, घर में किसी की डेथ हो गई है, तो कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बंदा बाहर आता है ना, वो इंटरिम बेल कराती ऐसा है। भी कुछ होता होगा कि जज देखने के लिए हफ्ते की इंटरिम दे दी कि ये वापस जा रहा है, नहीं जा रहा। नहीं नहीं, जज ये सब नहीं देखता, जज को इससे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। जज के पास बहुत सारे केसेस लगे हुए ऑलरेडी, जज तो देखता है अगर इसकी मजबूरी है तो कंपेशनेट ग्राउंड होते हैं जिसकी वजह से उसको बेल दे देते हैं कि जा भाई, कोई बात, तेरी भी कुछ बाहर ड्यूटीज हैं उनको पूरा करके आ, तो ड्यूटी करने देते हैं। अगर वो बाद में टाइमली सरेंडर कर रहा है तो केस कितना भी सीरियस तो हो, कुछ बेल मिल ऐसे जाती है। भी केस है कि 420 में जो 2-3 साल हो गए बाहर ही नहीं निकले, बेल ही नहीं हुई किसी रीजन की वजह से। ईओडब्ल्यू में होता है, ईओडब्ल्यू में है, ईडी में है। अच्छा, मामले जो बड़े बड़े हैं, सिर्फ चीटिंग के मामले हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े मामले हैं, पर आधी सजा अगर उसने काट ली अपनी, 7 साल की सजा है, 3.5 साल काट ली, बेल उसकी वैसी हो जाएगी। अच्छा, आप ऐसे तो जब तक ट्रायल, ये तो नहीं ट्रायल अनसर्टेन पीरियड के चलता ही रहेगा, लिमिट कुछ तो दोगे ना। एंडलेस इन्वेस्टिगेशन, एंडलेस ट्रायल नहीं चला सकते आप, कहीं तो उसका अंत करोगे। और अगर आपकी हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट दोबारा चले जाओ, वहां से भी अगर हो गई, देखो तो उसके बाद कोई टाइम फ्रेम होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी जो बेल डिसमिस हुई वो किन ग्राउंड्स पे हुई। अगर आपके पास चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हैं या फिर ग्राउंड्स कुछ बदले हैं, चेंज हुए हैं, तो आप सेम कोर्ट में दोबारा जा सकते हो।
वरना ऊपर जाओ। पहले गवाहियां नहीं हुई थी, अब गवाहियां हो गई हैं, उसके बाद अब बेल बिल्कुल, कैसे डाल रहे हो? अब सुप्रीम कोर्ट गए, बेल डिसमिस हो गई, ये मतलब थोड़ी बेल खत्म, अब बेल होगी नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ वक्त वेट करो, टाइम फ्रेम होता है कि कुछ वक्त आप वेट करोगे, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मान लीजिए पॉक्सो का केस है, आप बेल लगाने गए, सेशन कोर्ट डिसमिस, हाई कोर्ट डिसमिस, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस, और आगे बढ़े, पुलिस को आपने गवाही में तोड़ा या कुछ चीजें बदल गई, फिर से आप बेल लगा सकते हो। जब जब चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस होंगे, जब जब ग्राउंड्स बदलेंगे, तब तब आप बेल लगा सकते हो। बेल लेना आपका अधिकार है, क्योंकि ऐसे ही जेल में रखने के बाद में ट्रायल खत्म कर देना, बेल ना देना, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, इसीलिए बोला जाता है। ओके, मेरे हिसाब से जनता को जितना सवाल जानने थे वो तो उन्होंने जान ही लिए। ये पॉडकास्ट के बाद मेरे हिसाब से एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा मैं आगे, जिसमें हम जेल के अंदर की बातें भी करेंगे कि अंदर उनके पास क्या राइट्स होते हैं। चीटिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जिस पर बहुत देर तक बोला जा सकता है, और जेल की दुनिया अलग है। जेल में किस तरह से इंसान अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, और बेल लगाने में क्या 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 प्रॉब्लम्स आती हैं, जो देखो कई महीनों कई साल तक एक आदमी जेल में है, तो क्या उसकी पूरी स्टोरी को हम 1 घंटे के पॉडकास्ट में खत्म कर सकते खत्म नहीं कर हैं? सकते, इम्पॉसिबल चीज है ये। तो वक्त लगता है, ये वकील साहब की एक्सपर्टीज, गुजारे या 3 साल जेल में गुजारे। वकील साहब की एक्सपर्टीज, वकील साहब का एक्सपीरियंस, यही बुलवाता है कि कैसे कैसे केसेस को हैंडल किया गया। तो वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में और डिटेल में बात कर लेंगे चीटिंग में। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई बिलीव फिर हम बहुत जल्द सर के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बियॉन्ड द माइक विद कशिश। थैंक यू सो मच।